अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल रिपोर्ट ने तालिबान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अफ़गान सरजमीन सरहद पार दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक काबिल एतबार ये रिपोर्ट नहीं है। हमसाया ममालिक तेज़ी से अफ़गानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझ रहे हैं। ये रिपोर्ट तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के 4 बरस बाद बढ़ती आलमी तशवीश के तनाजुर में पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2020 के दोहा मुआहदे में ये वादा किया था कि अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अगरचे इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, लेकिन दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से उनका रवैया मुख्तलिफ रहा। दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक, जमात अंसारुल्लाह, इत्तेहादुल मुजाहिदीन और दीगर गिरोह अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इनमें से बाज़ गिरोह अफ़गानिस्तान को बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल-कायदा के तालिबान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और इसकी अफ़गानिस्तान के कई सूबों में मुस्तकिल मौजूदगी है। अगरचे अल-कायदा कम नुमाया अंदाज में काम करती है, मगर उसे ऐसा माहौल मुयस्सर है जो तंजीम नौ में मदद देता है। इसके बरक्स दाइश तालिबान की सबसे बड़ी दुश्मन तंजीम है। तालिबान की कार्रवाइयों से उसके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में कमी आई है, मगर वो अब भी हमले करने की सलाहियत रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा और फौरी खतरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में मुताद्दिद बड़े हमले किए। सिर्फ 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक TTP के करीबन 6000 जंगजू अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जबकि गिरोह का सरबराह नूर वली महसूद मुबैना तौर पर काबुल में ही मुक़ीम है। दूसरी तरफ अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट में इंकिशाफ किया गया है कि तालिबान अफ़गान मदारिस के निज़ाम में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। मदारिस पर मबनी तालीमी निज़ाम की इस्लामी दुनिया, खुसूसन फ़ारसी फ़िक्री रिवायत में 1000 बरस से ज़्यादा बावक़ार तारीख़ रही है। ये इदारे फ़िक़्ह और इलाहियात के साथ साथ फ़लसफ़ा और अदब जैसे उलूम की तालीम देते थे, जिससे फ़िक्री तनव्वु और आज़ादाना जुस्तजू की हौसला अफजाई होती रही। फ़ाराबी, अल-बैरूनी और इब्न सीना जैसे उलमा इसी रिवायत की मिसाल हैं। जबकि तालिबान का तालीमी निज़ाम अफ़गान या पश्तून सकाफ़ती तसलसल नहीं, बल्कि एक आमिराना मनसूबा है जो इल्मी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उसे मिटाने के लिए बनाया गया है। अगस्त 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद उन्होंने पूरे तालीमी निज़ाम को नज़रियाती तरबियतगाह में बदलने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, और अगर ऐसा हो गया तो वो न सिर्फ अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पर कब्ज़ा कर लेंगे, बल्कि उसे ख़ित्ते और दुनिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे। तालिबान दौर में मदारिस की तादाद 23,000 से ज़्यादा हो चुकी है, मगर ये तालीमी तोसी नहीं है। खुराक, रोज़गार और समाजी सहूलतें बच्चों को तालिबान के मंजूर शुदा स्कूलों में भेजने से मशरूत की जा रही हैं, ताकि अगली नस्ल को मुनज़्ज़म नज़रियाती तरबियत दी जा सके। ये महज अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं, बल्कि जनूबी वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक फैलने वाला आलमी ख़तरा है। अगर तालिबान अपने नज़रिए को अफ़गानिस्तान की तालीमी रगों में उतारने में कामयाब हो गए तो दुनिया को एक ऐसी नस्ल का सामना होगा जो तनक़ीदी सोच नहीं, बल्कि अपनी सोच को ही मजहबी फरीज़ा समझेगी। अब सवाल यह है कि इस सब से इलाक़ाई अमन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अमन को क्या ख़तरात लाहक़ होंगे, कैसे निमटना मुमकिन हो पाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट द नेशनल इंटरेस्ट तहकीक, एक तरफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती, दूसरी तरफ अस्करियत पसंद तालीमी निज़ाम, तालिबान की स्ट्रेटेजिक तरजीहात बेनकाब, पाकिस्तान और दुनिया के पास ऑप्शंस क्या हैं। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान जो दावे करता रहा उन पे भी मोहर सब्त हो गई, और दाखिली और खारजी तौर पर किस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं तालिबान की जानिब से, क्या करने की ज़रूरत है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक तो यह है कि पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं है और कभी भी शक नहीं रहा कि अफ़गानिस्तान जिस हालत में अब एग्जिस्ट करता है, और काफ़ी देर से, पिछले 40 साल से वहाँ पर जो मजहबी शिद्दत पसंदी और मज़हब का इस्तेमाल इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल हुआ, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ और कभी आज पाकिस्तान के मुखालिफ, इससे इनकार नहीं, मुमकिन नहीं। अच्छा, अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ज़ियाउल हक ने शायद कोशिश की कि वो पाकिस्तान को रूस से बचाए, और इसके लिए उसने मज़हब को इस्तेमाल किया, मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया और अमेरिका के साथ मिलकर इस्तेमाल किया। इस सवाल का जवाब कि क्या पाकिस्तान को इसका जवाब देना है? नहीं, पूरी दुनिया को जवाब देना है। रोनाल्ड रेगन को इसका जवाब देना है, अमेरिका को इसका जवाब देना है। जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन अब जो अमेरिका है उसको भी जवाब देना है। हिलरी क्लिंटन अगर ये कहती है कि हमने मुजाहिदीन को छोड़ दिया यहाँ पर
अफगानिस्तान में अपना काम करने के बाद तो वो भी फिर पाकिस्तान के बैग में आ गए ना सबके सब। फिर जो बाद में जो मामला हुआ जिसके अंदर कि अमेरिका ने यहाँ पे आके कदम जमाए और फिर उठ के चले गए, पाकिस्तान ने उसके बाद भी गलतियां की और ये समझा कि शायद अब तालिबान को, जब आपने उनके ऊपर शफकत का हाथ रखा जब वो 21 अगस्त 21 के बाद, तो फिर उस वक्त भी आपने गलती की। अब हकीकत यह है कि अफगानिस्तान अपने तौर पे एक मजहबी रियासत के तौर पे बन चुका है और मजहबी रियासत की अब एक इंतहा पसंद मजहबी रियासत के तौर पे बनता जा रहा है। ये एक हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका जवाब सवाल के पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये एक हकीकत हमारे मगरबी बॉर्डर पे एग्जिस्ट करती है। हमारे साउथ वेस्टर्न यानी क्या बोलेंगे जनूब मगरबी सरहद की तरफ भी ईरान जहां पर एग्जिस्ट करता है वहां पर भी इस किस्म के रुझानात शुरू से लेकर पिछले 40 साल के अंदर आपने देखा कि वहां पे भी एग्जिस्ट करते हैं। गो कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान या बाकी मुल्क दुनिया के साथ मामलात को एक स्टेट टू स्टेट रिलेशन के ऊपर लेके चला जाए, लेकिन वो रियासत अभी तक अफगानिस्तान में कायम नहीं हो सकी। जबकि आपकी मशरकी सरहदों के ऊपर जो भारत है वो एक हिंदुत्व की रिलीजियस नेशनलिज्म और उस एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहा है। तो तीन अतराफ में आपके इस वक्त ये कुव्वतें हैं जो कि हैं। पाकिस्तान का रोल क्या होगा खासतौर पर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? मेरे ख्याल में जब आपके ईरान और इंडिया के मामलात ऑलरेडी अब काफ़ी, ईरान चाहे जिस हालत में भी हो हमें वहाँ पे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, मगर इंडिया के साथ आपका बॉर्डर बहुत, आपको उसका ख्याल रखना है और वहाँ पर एक एक्टिव बॉर्डर है। इसलिए आपको अफगानिस्तान के अंदर जाके जो दुनिया की गलतियां हैं, आज पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि जाके दुनिया की गलतियों को और अपनी तमाम गलतियों को दुरुस्त कर सके और ये कह सके और कर सके कि तालिबान का बिस्तर यहाँ से गोल कर दिया जाए। दूसरी वजह सिर्फ इसलिए सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं बनती है, तमाम अफगानिस्तान के जो सरहदी मुल्क हैं क्या वो भी इसी चीज़ के लिए तैयार हैं या सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो किसी को वहां पर तालिबान का सफाया करके दे, फिर से उस काम में घुसे? पाकिस्तान के ऊपर जो असरात आते हैं वो दहशतगर्दी की शक्ल में आते हैं, वो टीटीपी की शक्ल में आते हैं, वो दाइश के ऐसे असरात की शक्ल में आते हैं जिसका इस वक्त मंबा और जड़ वहां पे कायम हो चुकी है अफगानिस्तान में। हमें इन चीज़ों को दूर रखना है। उसके लिए बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है, आप अपने अंदर सफाई कीजिए। पहली बात, विद इन योर ओन बॉर्डर्स जो सफाई करने की जरूरत है सफाई कीजिए। जो लोग आपको जिसे शक है कि ये ठीक लोग नहीं है उनको, और अफगानिस्तान से या किसी मुल्क से उनको बाहर निकालें। अगर वो बाहर आपको पता है कहां पे एग्जिस्ट करते हैं और आप पे हमले कर रहे हैं, आपका हक है कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस कि आप जाके अपना दिफा वहां पे कर सकते हैं। और तीसरा, आपकी अफवाज इस काबिल है कि अपने बॉर्डर्स को और अपने लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करा सकें। पाकिस्तान को इससे आगे सोचना कि हम तालिबान को हटा देंगे जस्ट बिकॉज समबडी वांट्स कि अब तालिबान रजीम को खत्म किया जाए, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी गलती होगी जो पाकिस्तान करेगा। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, एक तो ये मामला है जहां पे दुनिया डर रही है कि दोबारा से उस तरह की अस्करियत शुरू ना हो जाए, मगर जो तालीमी मॉडल वहां पर नजर आ रहा है, जो उस पर रिपोर्ट आई, वो अफगान पश्तून रिवायत के हटकर बैरूनी ताकतों की तैयार करदा एक, जिसे कहा जाए, फिक्री फैक्ट्री वहां दिखाई दे रही है। सियासी माशी निजाम तबाह हो चुका है, मगर ये जो रही सही समाजी बुनत है ये तबाही के करीब है। ये नुकसान कितना बड़ा है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? उसका अंदाज़ा लगाएं आयशा आप इस चीज़ से कि मेरे लिए जो एक बड़ी नोटवर्दी चीज़ थी इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट के महरक़ात और इसकी टाइमिंग के बारे में आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन जो नोटवर्दी चीज़ थी एक, वो ये कि इस साल 2025 में पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की हिमायत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर 600 से ज़ायद हमले किए हैं। ये औसतन रोज़ के 1.5-2 हमले बनते हैं। अब अगर आप पब्लिक परसेप्शन को देखें एंड जनरली आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में जाकर लोगों से पूछते हैं कि जो मुशर्रफ के आखिरी 2 साल थे उनके मुकाबले में अब दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर कम हुई है या बढ़ी है, तो शायद आपको आम तासुर यही मिले कि नहीं जी अब पहले से बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि ऐसा नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते थे, कभी 5 स्टार होटल होते थे, एम्बेसीज होती थी, काउंसलेट्स होते थे, इस चीज़ का शोर बहुत मच जाता था। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा ख्याल है इस वक्त ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में शायद पाकिस्तान ने बाहर से आने वाले लोगों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा हमले नहीं देखे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं जब बीबीसी में था ना आयशा, तो वहाँ जब मैं वेस्टर्न सेंट्रल एशिया का एडिटर था तो अफ़गान सर्विस भी मेरे इदारती ज़िम्मेदारी के दायराकार के अंदर वो आया करती थी, और मैं जब भी अफ़गान सर्विस के लोगों से बात करता था उनका हमेशा ये कहना होता था
कि तालिबानी सोच अफ़गानिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी सोच है और वो बड़े इस बारे में पक्के हुआ करते थे। अब आप इस बात को अंदाज़ा लगाएं कि अगर उनकी बात हम दुरुस्त मान लें तो अगर एक माइनॉरिटी सोच अफ़गानिस्तान में वो अपने आसपास अपने हमसाया मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर सकती है, इतना गदर मचा सकती है जितना कि इस साल TTP ने मचाया है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर ये 23,000 मदारिस जो अभी तालिबान वहाँ पर चला रहे हैं वो कल को 50,000 हो गए और एक दो नस्लें उस तालीमी निज़ाम में से गुजर गईं, और ये जो इस वक्त एक अक़लियती सोच जिसको कहा जाता है वो अगर एक अक्सरियती सोच में बदल गई तो फिर आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा खतरा। आमिर साहब, कतई कलामी की माजरत, दुनिया के पास इससे निपटने का कोई ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास है? जी देखें आयशा, पाकिस्तान क्योंकि फोरफ्रंट के ऊपर है ना, बिल्कुल मैं शहजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ कि खाली पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, और जो गलती अमेरिका ने पहले की थी कि जब उनको अपने मकासद हल हो गए वो सब कुछ समेट के चले गए कि जी अब हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे याद है कि 2001 में उस वक्त रिक इंडरवर्थ जब उनके उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे हमारी एक मुलाकात हुई थी और मैंने पॉइंटेडली उनसे पूछा था कि जी आप तो सब कुछ लपेट के आगे हैं, पीछे सब कुछ समेटना पाकिस्तान को पड़ रहा है। तो उनका बड़ा खरा सा जवाब था कि जी हमारा काम नेशन बिल्डिंग नहीं है। अब अगर यही सोच मगरिब में और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर गालिब रही तो ये तो इस मसले का हल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो कि पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है खुशाइंद है, वो ये है कि पिछले 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान ने कुछ सफारती कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें एक बड़ी बुनियादी कामयाबी ये थी कि वो दुनिया को बड़ी कामयाबी से ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का सरपरस्त नहीं है, वो इसका शिकार है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसको एक स्टेप आगे, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं और दुनिया को एंगेज करें, उनको ये बताएं कि ये एक लोकलाइज्ड खतरा नहीं है, यहाँ ये सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है। वो UN की रिपोर्ट के अंदर भी बड़ी क्लियरली कहा गया है कि दिस इज़ अ ग्लोबल थ्रेट। तो अब इससे निमटना कैसे है, और इस तरह से एक वाइडर इंटरनेशनल एंगेजमेंट की तरफ अपनी सारी जो है वो एफर्ट्स, अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उनको वो फोकस करें, ताकि जो तरीकाकार तय पाए, जो भी फैसला हो उसमें तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स का इक्वल बायन हो। वो ये ना तो ये पाकिस्तान की अकेले की जिम्मेदारी है और ना ही पाकिस्तान अकेला इससे निमट सकता है। रज़ा रूमी साहब, UN रिपोर्ट पाकिस्तान के बयानिए को स्टैंप कर रही है। तालिबान के तालीमी मॉडल के ऊपर जिस रिसर्च को देखा जाए वो बता रही है कि असलहे से भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो व्हाट नाउ, किस तरह की, जैसे आमिर साहब ने कहा, वाइडर इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, किस तरीके से दुनिया को रियलाइज कराया जाए कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, जो हमारे खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक हैं वो सब इस बात से नाला भी हैं, परेशान भी हैं कि अगर इस तरह की इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद किस्म के रवैये आगे बढ़ते रहे तो ये सब के लिए ख़तरा है। उसमें चीन भी शामिल है। आपको मालूम है कि चीन के भी मफादात हैं। वहीं पे रूस भी खाइफ है क्योंकि उसका ये ख्याल है कि दाइश जैसी जो तंजीमें इस तरह के माहौल में पनप सकती हैं, और पाकिस्तान तो शिकार है ही TTP का, उसका भी जिक्र भी हुआ। तो बिल्कुल हमें एक जॉइंट स्ट्रेटजी इन्हीं ममालिक के साथ मिलकर बनानी पड़ेगी। मगर देखिए, ये तो अब एक ज़रूरी जिसे कहते हैं काम आ गया, और गालिबन उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है क्योंकि हमारी रियासत की जो पॉलिसी है इसके ऊपर वो कुछ उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। मगर मसला ये है आयशा कि हमने 40 साल से इस पूरी चीज की आबियारी की है। देखिए, मुझे मालूम है कि मेरी इस बात से लोग कुछ खफा हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये तालिबान का जो आप एजुकेशन सिस्टम सो कॉल्ड की बात कर रही हैं, तो उनकी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान में हुई पहले, और वो मदारिस जो कि अभी आपको मालूम है कि एक तो बहुत मशहूर मदरसा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत पिछले कई सालों से, बल्कि 1-1.5 दहाई से उसको सरकारी पैसों से फंडिंग करती है, और वहीं से ये सोच परवान चढ़ती है, ये ख्यालात, ये नजरियात, ये कहाँ से आए हैं? तो पहले ये साथ साथ करने से, मजम्मत करने से, और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी निशानदही करने के साथ साथ हमें अपने घर की सफाई भी तो करनी है। और जिस तरह से हमने ये अफगान जिहाद 1979 के बाद
ठीक है, अमेरिका का उसमें रोल है, सऊदी अरेबिया का रोल है, पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट था उस वक्त भी, बाद में जनरल मुशर्रफ के दौर में भी, लेकिन किसी ने हमारी कनपट्टी पर बंदूक रख के तो नहीं कहा था कि आप यहाँ पर इस तरह के मदारिस और इस तरह की सोच को परवान चढ़ाइए। या वो सारे कॉलम निगार जो हर दूसरे दिन प्रो तालिबान सोच के ऊपर कॉलम पे कॉलम लिखा करते थे, या हमने अपना करिकुलम जो चेंज किया 1980 में और उसके बाद से हमने ये सारा कुछ डाला उसमें जिहाद और गलत तशरीहात और मुतनाज़ा तशरीहात, वो तो हमने खुद किया ना। तो रज़ा रूमी साहब, अब उससे निकले भी वक्त हो गया है, वो रिवर्सल को कितना टाइम और दरकार होगा, या हम प्रॉपर्ली डिसमेंटल नहीं कर सके उस तमाम सिचुएशन को? ये आपने जो बात कही, हम उसको डिसमेंटल नहीं कर सके। हम एक आधा काम स्टार्ट करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। हम ओन और डिसओन करते रहे बार बार। कहां तक कहा जाए कि खत्म कर दी थी बात? क्या 21 पे आके कहते हैं कि पिछले 3 साल में अब ये मुकम्मल क्लोज है चैप्टर, वहां से आगे शुरू कर लें? देखिए, सॉरी, मैं तारीख किससे बात करूं कि मुशर्रफ दौर में कोशिश हुई कि मदारिस को कंट्रोल किया जाए, उनका करिकुलम बदला जाए, फिर दबाव आया चूंकि तालिबान को उस वक्त पाकिस्तान उसकी पुष्पनाही कर रहा था, तो इसलिए वो मामला भी ठप हो गया। फिर उसके बाद जब वो चले गए मुशर्रफ साहब, उसके बाद भी जो हुकूमतें आई और ये नेशनल एक्शन प्लान जो बना था 2014 में, देखो आयशा, उसको भी अब 1 दहाई हो गई है। 1 दहाई में क्या हमने कुछ किया उसके ऊपर? तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सारे आज लोग पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान मुखालिफ हुए हैं, वो कहाँ पे ट्रेन हुए, वो कहाँ पे उनके बच्चे रहते थे, कहाँ पे उनकी जायदादें थी। तो ये अपने घर की सफाई सबसे अव्वलीन काम होना चाहिए हमारा। अफगानिस्तान को दुनिया ठीक कर लेगी, फिक्र ना कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, यहीं से बात आगे लेके जाते हैं। हुकूमतें, रियासतें टाइमली टेम्पररी पॉलिसीज बनाती हैं उस वक्त के हालात से, गलतियां भी होती हैं, तस्लीम कर। क्या यहाँ से आगे हमें सिर्फ अपने घर को और अपने आप को देखने के लिए कुछ सोल्यूशंस शहजाद साहब ने दिए, अभी रजा साहब भी कह रहे हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को देख लेगी। क्या इतना लापरवाह हमसाये से रहे कि वो हमसाये साल में अगर 600 हमले कर रहा है, हम दुनिया पे छोड़ के सिर्फ घर देखेंगे, या मजमूई तौर पर इस सिचुएशन को हैंडल होने की जरूरत है? तो किस तरीके से? आयशा, इस वक्त हमें फोकस करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान से जो थ्रेट पाकिस्तान को आ रहा है उसकी क्या नेचर है और उससे कैसे निपटना है। दुनिया अपनी फिक्र कर लेगी और हम देख रहे हैं दुनिया क्या कर रही है। अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की तमाम दहशतगर्दी का फोकस पाकिस्तान में है। उन्हें कोई परवाह नहीं, इस वक्त वो अपने फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त अपने रूटों की फ़िक्र है, अपने इन्फ्लुएंस की फ़िक्र है। हमें ख़ुद को देखना है। देखिए, 4 साल से हम अपने आप से झूठ बोल रहे थे, 4 साल से हम अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे थे, और 4 साल से हम वो कहने से शर्मा रहे थे जो आज हम भी कह रहे हैं और सारी दुनिया भी कह रही है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और सिक्योरिटी काउंसिल जैसा इदारा भी कह रहा है। 3 अहम बातें हैं अफ़गानिस्तान से जो हमें ख़तरा आ रहा है उसकी, और उन तीनों बातों की ये रिपोर्ट तायद करती है। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी वार कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो बड़े दहशतगर्द ग्रुप हैं, वो चाहे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हो, चाहे वो TTP हो, दूसरे इनसे मुंसलिक ग्रुप हों, वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह के हाथ पे बैत किए हुए हैं। इस बैत का मतलब है कि ये जंग मुल्ला हैबतुल्लाह की जंग है। उनके पास 2 रास्ते हैं। वो बैत ख़त्म कर सकते हैं कि आज से तुम्हारी बैत ख़त्म है, जंग छोड़ दो, या फिर वो बैत जारी रख सकते हैं। अगर वो बैत ख़त्म कर दें तो क्या उसके बाद ये जारी रखेंगे जंग? नहीं जारी रखेंगे। तो वाज़े तौर पर ये अफ़गान स्टेट की जंग है। दूसरी बात, और ये वो बात है जिस पर हमारे तमाम पुराने मफरूज़े उलट के रह गए, वो ये है कि ये जंग जो अफ़गानिस्तान कर रहा है ये मजहबी इंतहा पसंदी पर भी मबनी है और ये नस्ल परस्ती पर भी मबनी है। तो हमारा जो 50 साला मफरूज़ा था कि जिस तरह नस्ल परस्त हम पे हमला आवर थे, मजहबी लोग हमारे साथ जंग नहीं करेंगे, वो गलत साबित हुआ। अफ़गान तालिबान नस्ल परस्त भी हैं, कबायली भी हैं, और उसके साथ मजहबी इंतहा पसंद भी हैं। उनका ऑब्जेक्टिव अफ़गानिस्तान का पुराना ऑब्जेक्टिव है, जिसको खुल के कह रहे हैं कि इस खित्ते का, पाकिस्तान का जुग्राफिया बदलना, तोसी पसंदी, और वो बिस्मिल्लाह शरीफ करना चाहते हैं फाटा से।
TTP के ज़रिए, जिसका मुतालबा है कि इसको अलग करो, हमारे जैसा निज़ाम लाओ, हमें हथियारों के साथ आने दो और फ़ौज को यहाँ से बाहर निकालो। तीसरी बात कि तालिबान पाकिस्तान से टोटल वार कर रहे हैं। टोटल वार का क्या मतलब है कि वो पूरी अफगान सोसाइटी को पाकिस्तान के खिलाफ मोबिलाइज कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो उन्होंने फतवा दिया उसका क्या मफहूम है, आप उनका सोशल मीडिया देखिए, उनके मौलवियों की, उलमा की, मदरसों में तकरीरों को देखिए, उनके वजीरों के बयानात को देखिए। वो पूरी अफगान सोसाइटी को मोबिलाइज कर रहे हैं और इस जंग में वो बड़े से बड़ा नुकसान उठाने को तैयार हैं। 20 लाख लोग हम वापस भेज चुके हैं अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जो इंतहाई गरीब है, जहां 1,70,00,000 लोग जो हैं वो भूखे सोते हैं, वहां 20 लाख मजीद आए हैं। 20 लाख हम मजीद भेज रहे हैं। $1 मिलियन का डेली लॉस हो रहा है, वो उस लेने को तैयार हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हैं। ठीक। ये रिपोर्टें हमें क्या बताती हैं कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, 20 ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, नूर वली महसूद के खानदान को, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, ये रिपोर्टें बताती हैं, वो काबुल में रहता है और उसके खानदान को 1,20,00,000 रुपया वजीफा मिलता है। जितने मुआहदे उनके पास थे वो तोड़ चुके हैं। मजहबी इंतहा पसंदी के बारे में ये बताता है कि 2,300 मदरसे बिल्कुल वो उस मोबिलाइजेशन और रिक्रूटमेंट का गढ़ है और वो अफगान अपने वसाइल, अफगान हुकूमत, तालिबान अपने वसाइल उन मदारिस की तरफ, उन फैमिलीज की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। ठीक हो गया। शहजाद साहब मुख्तसर नस्ल परस्ती की ये बात वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सामने है नस्ल परस्ती को कैसे वो मोबिलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर है। क्विकली मुझे इजाजत दीजिए, मैं 3 चीजें गिनवा देता हूं हमें क्या करने की जरूरत है। पहली बात, हमें पूरी अपनी लिवरेज इस्तेमाल करनी होगी। ठीक। वो लिवरेज जहां जरूरत हो वो सिलेक्टिव ताकत हो सकती है, वो हमारी माशी ताकत है, जैसे हमने बॉर्डर बंद किए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें अपना काम करना है, और आखिरी बात जो सब दोस्तों ने की, हमें घर भी ठीक करना है, घर भी ठीक करना है। शहजाद साहब मुख्तसर कहिएगा। सवाल ये है कि क्या इस वक्त में आज पता लगा कि ये एक मजहबी रियासत बन चुकी है? क्या आज पता लगा कि तालिबान दहशतगर्द है? ये कब से दुनिया को पता है, लेकिन आज ये रिपोर्ट क्यों आई है? इस रिपोर्ट का क्या मकसद है? किस लिए ये रिपोर्ट अभी 3-4 साल के बाद दोबारा हमारे सामने आई है? अमेरिका भी जानता है, मगरिब भी जानता है, सारी दुनिया जानती है, और ये वही इसके ट्रिगर्स हैं रिपोर्ट को बनाने वाले। वो हमसे क्या चाहते हैं, दुनिया से क्या चाह रहे हैं ये रिपोर्ट को शाया करके? ये तो हम तो जंग तो लड़ रहे हैं, हम तो इसमें से सफर कर रहे हैं। तो मुझे ये ज्यादा परेशान कुन बात है कि आज क्यों जागे, क्या वजह है? हमसे कुछ करवाना चाह रहे हैं क्या? तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा वैलिड पॉइंट्स। आने वाले दिनों में भी इस पर गुफ्तगू रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक जहांगीरी नाअहल हो गए जाली डिग्री केस में, मामला क्या है? ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली LLB डिग्री के मामले पर दिया गया फैसला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए एक अहम मगर हसास मोड़ की हैसियत रखता है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 175 के तहत मतलूबा अहलियत मौजूद नहीं थी। अदालत ने वजारत कानून को उन्हें डी नोटिफाई करने की हिदायत जारी की है। ये फैसला बज़ाहिर एक फ़र्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मालूम होता है, मगर दर हकीकत ये पूरे अदालती निज़ाम के तरीक़ाकार पर संजीदा सवालात उठाता है। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि अगर किसी शख्स की तालीमी अहलियत में सुकम मौजूद था तो वो ज़िलई अदालतों से लेकर हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के दर्जे तक कैसे पहुँचा। मज़ीद ये कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर 28 दिसंबर 2020 को कैसे तैनात हो गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 1992 में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की, 1994 में हाई कोर्ट्स के एडवोकेट बने और 2008 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर नामजद हुए। वो न सिर्फ एक सरगर्म वकील रहे बल्कि बार के अहम ओहदों पर भी फाइज रहे, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदर और जनरल सेक्रेटरी के मनासिब भी शामिल हैं। इस पूरे पस मंजर में सवाल फर्द से ज्यादा निज़ाम की कारकर्दगी पर उठता है। क्या वकला की रजिस्ट्रेशन, तरक्की और जजेस की तैनाती के मराहिल में जांच पड़ताल का निज़ाम है या कमज़ोर है?
अगर ऐसा है तो ये मामला इस्लाहात का मुतकाजी है। ये फैसला इस अमर की याद दहानी भी है कि अदालती वक़ार का इन्हिसार सिर्फ फैसलों पर नहीं बल्कि इन अफराद की अहलियत और शफाफियत पर भी होता है जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं। मुस्तकबिल में अगर इदारा जाती एहतसाब और जांच के अमल को मजबूत ना किया गया तो ऐसे वाक़यात अवाम के एतमाद को मुतासिर कर सकते हैं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। जाली डिग्री केस, तारिक जहांगीरी नाअहल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की कुर्सी तक रसाई सिर्फ काबिलियत का नतीजा या निज़ाम की खामोश कमजोरियों का समर? जैगम साहब, देखिए, इस खबर के बाद मुझे तो लगता है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। जिस साइड की भी आप बात माने इस केस की, तो आपको कटहरे में तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ नज़र आता है, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया नज़र आती है। क्या वाकई पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी हाई कोर्ट का जज मुन्ना भाई MBBS था जिसके पास बुनियादी डिग्री नहीं थी और वो इतने बड़े मनसब पर बैठा हुआ था? और इस फैसले के मुताबिक ये जो वाइड एब इनिशियो बनता है कि उनकी तकर्री पहले दिन से ही ख़त्म थी, जवाज़ ही नहीं उनकी तकर्री का, वो पहले दिन से ही जज नहीं थे, तो फिर मुन्ना भाई MBBS ने अब तक जो ऑपरेशन किए हैं उनका क्या बनेगा? जो इतने केसेस उनके सामने आए होंगे, जो उन्होंने फैसले किए होंगे, वो क्या बनेगा? और इतने ही अहम सवालात दूसरी साइड ने प्रोसीजर्स के बारे में उठाए हैं, मेंटेनेबिलिटी के बारे में, मिसाल के तौर पर कि मेंटेनेबिलिटी में जो फैक्ट्स को, हकायक को कंटेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए था मुल्जिम को, जो खुद जज साहब हैं, वो उनको मौका नहीं दिया गया। और जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती थी, डिस्प्यूटेड थे, और जब फैक्ट्स डिस्प्यूटेड उन पर बात हो सकती हो तो ये केस ट्रायल में जाना चाहिए था। सही। और इसको ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए था, उसके बाद आगे जाना चाहिए था। ठीक। और फिर तीसरी बात कि चीफ जस्टिस साहब जो है, उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी उठाया गया, क्योंकि ये उन जजों में से हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ दरख्वास्त भी दी थी। दुरुस्त हो गया। अब जज साहब के पास मौका मौजूद है, वो आगे हाई कोर्ट में भी बड़े बेंच की दरख्वास्त कर सकते हैं चीफ जस्टिस के बगैर, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एक सवाल ये भी मौजूद है कि आखिर ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्यों नहीं गया? क्या आइंदा जज इस तरीके से बरतरफ किए जाएंगे? तो जवाबात कम हैं और सवालात ज़्यादा हैं, और हमें अपने पूरे निज़ाम इंसाफ को देखने की ज़रूरत है। रज़ा रूमी साहब, वाकई सवाल बहुत ज़्यादा हैं। क्या वाकई जाली डिग्री वाला जज बन गया, 20 साल, 15 साल या 17 साल का करियर रखता हो? क्या जजों की तैनाती का मौजूदा तरीका शफाफ है आपके ख्याल में, या फिर इसके अंदर खामोश समझौते शामिल हैं? देखिए, शफाफ तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता मामला तो आज जिस नहज पर पाकिस्तान की अदलिया और लोगों का एतमाद अदलिया और इंसाफ के निज़ाम के ऊपर है, वो यहाँ ना पहुँचा होता। और यही एक ऐसा मसला है कि ये बार बार इसमें नए तजुर्बे किए जाते हैं। कभी जजिस केस में ये सारे इख्तियारात जज ले लेते हैं, अभी हालिया तरामीम के बाद इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। उससे कबल एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करता था, उनका रोल होता था, तो कहीं भी हम नहीं पहुँच पाए। ये जो केस है, देखिए, मुझे फिर आयशा शायद आपको पसंद नहीं आएगी मेरी बात, मैं तारीख का हवाला देना चाहूंगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जब केस जेरे समाअत था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है जस्टिस सफदर शाह, उनके खिलाफ भी इसी तरह का मुकदमा तकरीबन ऐसा ही किया गया था, और उनको भी कहा गया था कि उनकी मैट्रिक की जो सनद है वो जाली है, और उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत लिखवाई हुई है, अल्लाह जाने को इस तरह के मामला थे। और इसी तरह उनको नापसंदीदा जज को मैदान से अलग कर दिया गया था। और इससे कौन सफ़र करेगा? इससे यकीनन अदालतों में से मजीद एतमाद जो है वो कम होगा, क्योंकि लोग यही देखेंगे कि यहाँ तो कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। देखिए, जज साहब को अगर बिल्कुल जैगम खान साहब ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है जहाँ पर ऐसा मामला जो है उनको पेश होना चाहिए, और फिर ये रवायत पड़ जाएगी कि जज एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी जो है उसमें फरीक बनते रहेंगे। इसीलिए ये रूल बड़ा क्लियर है कि, और ये रूल इस तरह से कि नो जज शैल पास अ रेट अगेंस्ट अनदर, ये बड़ी एक सेटल लॉ है। इसलिए मैं आज के इस फैसले से बहुत
जिसे कहना चाहिए गमनाक हूँ। जी गमनाक हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आजाद साहब और आमिर साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये जो केस का फैसला जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये एक फर्द की नाअहली है या इदारों की इज्तिमाई नाकामी का इतराफ है? देखिए, यहाँ पे रजा रूमी साहब ये कह दें कि अदलिया ने पिछले चंद वर्षों में अदलिया ने अपना कॉन्डक्ट जो दिखाया है उसके बाद उससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। तो जहां पर आप हर दौर में अदलिया के ऊपर सवालात, क्योंकि उनका कंडक्ट आपको पसंद नहीं आता या आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है या किसी साइड की मर्जी के मुताबिक नहीं है, बदकिस्मती से साइड्स बन गई हैं, तो फिर होता यूं है कि हर दौर में अपनी अपनी अदलिया जो है उसको लाया जाता है। चंद सवालात मैं भी आपके सामने रखता हूँ। मुझे ये बताइए कि आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब तो चले नाअहल हो गए, उनके जितने मुकदमे जिसका वो फैसला कर चुके हैं, उन फैसलों की क्या हैसियत है? क्या आज के फैसले में ये भी लिखा गया कि जो फैसले, और मुझे पता है कि एक आपकी आईनी शिक मौजूद है जो कहती है कि जो क्लोज बिजनेस है उसको क्लोज बिजनेस के तौर पे ही समझा जाएगा, यानी जो फैसले हो चुके वो फैसले हो चुके। अब अगर एक जज पिछले इतने सालों से फैसले दे रहा था और वो आपने अपने अपने इंसाफ के निज़ाम का हिस्सा बना दिया है, आज आप किस मुंह से कह सकते हैं कि ये जज अब इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके, क्योंकि ये नाअहल है? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि मुझे बताइए कि जज जब पिक किए जाते हैं तो ये कौन इनको लेके आता है? चौथी बात, ये जब जजेस जहां पे भी हों, आज आपके पास सुप्रीम कोर्ट में है या आज आईनी अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात तो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद बेशुमार खड़े हो गए, लेकिन इनके साथ साथ इससे पहले भी जब तक ये तरमीम नहीं हुई थी, क्या हमारे जजेस के ऊपर यह सवाल उठाया जाता था कि ये कहीं देख के फैसले करते हैं? और अगर ऐसी बात थी तो अदालती निज़ाम तो आपका तब से खराब है। ठीक, तो ये अदालती निज़ाम, ये आपका जो कि रीढ़ की हड्डी है आपके पूरे माशरती निज़ाम की, अगर उसका ये हाल है, इतना करप्टेड है कि उसका आपको किसी चीज पे यकीन नहीं है, जब एक फैसला होता है उस पर यकीन नहीं, दूसरे पे यकीन नहीं, जजों पे यकीन नहीं। यही जजेस अपने तौर पे एक बेहतरीन अदलिया के तौर पे भी सामने आते थे। वही हाल जो कि रूमी साहब कह रहे थे कि आज जो फैसला हुआ वो उससे नाखुश है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही तौर पे और जायज तौर पे नाखुश है। आमिर साहब, कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं? अगर बात यहाँ आ गई कि लोग निज़ाम पर यकीन पर सवाल उठाने लगे, तो फैसला मुस्तकबिल के इस्लाहात के लिए दस्तक आप समझते हैं या वक्ती एहतसाब या फिर हिसाब जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाएगा? आयशा, ये जो अभी रज़ा रूमी ने कहा ना कि इस तरह की जब भी फैसले आते हैं तो अवाम का एतमाद अदलिया के ऊपर और ज़्यादा कम हो जाता, मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि कम वो चीज़ होती है जो पहले मौजूद हो, उसकी मिकदार में थोड़ी सी कमी होती है। हमारा हाल ये हो गया है कि हमें अदलिया पर एतबार ही नहीं रहा, और मैं इस फैसले के स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं उसमें जाए बगैर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत डीपर इशू की तरफ ये इशारा करता है, और वो हमारा निज़ाम इंसाफ नहीं है, वो हमारा निज़ाम तालीम है बुनियादी तौर पर। जब 1980 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक ने उसकी बर्बादी का अमल शुरू किया था, और उसके बाद वो तो जो उन्होंने करना था वो करके चले गए, लेकिन उसके बाद 90 की दहाई में जब पै दर पै हमने जमहूरी हुकूमतों को आते देखा और जाते देखा, वहाँ से लेके अब तक ये कोई 30-35 बरस का अरसा हो गया है। आयशा, कभी आपने सुना कि किसी हुकूमत ने हमारे निज़ाम तालीम को अपनी प्रायोरिटी बनाया हो और उसने ये फ़ैसला किया हो कि जिस तरह से हमें साइंस और मैथमेटिक्स से हटाकर तोहम परस्ती की तरफ लाया जा रहा है वो हमारे माशरे के लिए सही नहीं है, और हमने उसको एज अ प्रायोरिटी ठीक करना है। ये आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। हर हुकूमत जो आई उसने कहा कि नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दो क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर ने हमारे निज़ाम तालीम को प्योरली प्रॉफिट मोटिव के ऊपर चलाया। आप मुझे ये बताएं, ये जाली डिग्री की जो बात हो रही है, ये जिन वकीलों के पास जेन्युइन डिग्रीज हैं, वहां पर मेयार तालीम क्या है? क्या वहां पर चीटिंग नहीं होती है जी? हम उन मुल्कों में से हैं जिसको पुलिस फोर्स और कभी कभी तो रेंजर्स तक डिप्लॉय करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाद सिर्फ चीटिंग को रोकने के लिए। हम वो माशरा हैं जिसके अंदर हमारे टीचर्स जो हैं उनमें से इंतहाई कम मिकदार में ऐसे लोग होते हैं जिनका टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशन ऑफ चॉइस होता है। ज़्यादातर उसको एक ट्रांजिशनरी प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं। कोई शादी का इंतजार कर रहा है तो वो टीचर बन जाता है, और कोई अपने किसी और इम्तिहान में या किसी और नौकरी का इंतजार कर रहा होता है तो वो टीचर बन जाता है। ठीक हो गया आमिर साहब, मेरे माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बात निज़ाम तालीम तक की हो गई, मगर दरकार सिर्फ और सिर्फ
मेरिट का अमल दरामद है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।